अब अगर हम थोड़ा सा नंबर गेम की बात करें, मैंने शायद एक लेक्चर में जिक्र किया था सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स थे उनकी बात की थी, 3.6 मिलियन की बात हुई थी। और इन कंपैरिजन ह्यूमन जीनोम का मैंने साइज बताया था, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट और बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। दैट नंबर represent the haploid genome। और अगर हम आ जाएं डाइप्लॉइड सेल के ऊपर, ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल के ऊपर, ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल almost have 6.4 billion base pairs in the DNA। और ये जो 6.4 बिलियन बेस पेयर्स हैं, दे आर unevenly distributed among 46 different chromosomes। आपने ह्यूमन सेल्स का क्रोमोसोम नंबर पढ़ा होगा, 46 क्रोमोसोम्स। और अगर इसको पूछा जाए 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और अगर आपसे जो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स के रेफरेंस में पूछा जाए 6.4 बिलियन। यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर होता है, सो एवरी लीनियर स्ट्रेच ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एवरी क्रोमोसोम, it has a variable number of base pairs depending upon the size। अब अगर हम क्रोमोसोम के साइज कंपेयर करें, क्रोमोसोम्स की शेप कंपेयर करें, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। और नंबर ऑफ बेस पेयर जो है ना, मैंने जैसे पहले कहा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्रोमोसोम्स आर नॉट इक्वल इन साइज। अगर लार्जेस्ट क्रोमोसोम ह्यूमन सेल्स में देखा जाए, इट कंटेन्स अबाउट 0.3 बिलियन बेस पेयर्स। अब अगर बेस पेयर्स को देखा जाए, हमारे पास ये एक एडिनोसिन है, इसके पैरेलल एक गुआनोसिन है, इसके साथ एक थायमीन है। अब जो लेंथ है बेस पेयर की, ईच बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर लॉन्ग। और अगर हम 0.3 बिलियन बेस पेयर की क्रोमोसोम में लेंथ को मल्टीप्लाई करें, तो जो मैथमेटिकल लेंथ आती है फॉर दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज 10 सेंटीमीटर। जी, 10 सेंटीमीटर is a visible measurement। 10 centimeter means 4 inches। एंड वो जो स्केल आप लोग अपने क्लासरूम में यूज करते रहे मैथमेटिक्स में, जो स्मॉल स्केल होता है वो अराउंड 6 इंचेस का होता है। सो द पॉइंट टू मेक हियर इज हाउ इट इज पॉसिबल that longer DNA molecules are packed in smallest structure, the nucleus, which is sized in nanometers, I think, not no, in micrometers, 10 micrometer diameter is the nucleus size. This is possible by packaging of the DNA। I hope the concept is clear what we are going to talk about। हमने सिंपली बात की साइज ऑफ दी सिंगल बेस पेयर की, फिर नंबर ऑफ बेस पेयर्स के लिहाज से जब किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल का या क्रोमोसोम की लेंथ डिटरमिन करें, that is way longer as the size of the cell, and we come up with the question that how it is made possible that centimeters long DNA molecules, they are packed in a space in a nucleus which has 10 micrometer size। इसकी डिटेल में जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज which you should know। डीएनए हम पढ़ चुके क्या होता है। क्रोमेटिन is DNA when it is associated with nucleosomes। और अगर न्यूक्लियोसोम्स में से हम जो है वो डीएनए को निकाल दें, then it becomes histone octamer। क्रोमेटिन के टाइप्स पे जाएं, वी हैव यूक्रोमेटिन, वी हैव हेट्रोक्रोमेटिन। ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्रोमेटिन के बाद नेक्स्ट टर्म आती है क्रोमेटिड्स, जिनको हम पढ़ते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर अटैच्ड विद अ सिंगल सेंट्रोमियर। और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको विजिबल होते हैं एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, या अगर आप कह लें प्रोफेज पे भी विजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप इसको करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, दैट व्हेन इन द सेल
the DNA has the chromatids, then we will say towards the end of the S phase, because you know S phase is a synthetic phase in the cell cycle, and during this DNA replicates. So S phase start होने से पहले we will have single chromatid. S phase खत्म होने के बाद cell cycle की we will have two sister chromatids attached with a single centromere. And when we talk about chromosomes, that means we are talking about the condensed chromatin in the form of a chromosome, which is visible, and most prominently it is visible at mitotic phase. और उसके बाद जो है क्रोमोसोम के अगर हम सेगमेंट्स की बात करें, it has two arms which is P arm and Q arm, and these are named on the basis of the length of the arms of the chromosome. Right side पे पैनल में जो पिक्चर है that elaborates all these terminologies. This is double helix. These are the histone proteins. They are making up the chromatin material, chromatin fiber. They are going to compactly pack to make up this chromosome, and each arm of the chromosome is called as chromatid. So we will start with the nucleosome because this is the lowest level of chromosomal organization. When we look at the composition of the cell, as far as we are talking about the nucleic acids, in particular DNA and histone, हम एक statement दे सकते हैं that DNA and histone proteins, they are present in 1-to-1 ratio. If you look at this table 31 or 36, roughly it makes up 1-to-1 ratio. अब जब हम ratio की बात करते हैं, that doesn't mean number of molecules. That means this is in terms of percentage. This table reflects the percentage dry weight of RNA, DNA, histone, and non-histone proteins in the red liver cells. So DNA is 31%, histone is 36%, or in other words, DNA and histones, they are present in 1-to-1 ratio. Histones are of different types, which are involved in making up the octamer. These are referred as H1, H2, A, 2B, 3, and 4. इन हिस्टोन्स की एक प्रॉपर्टी कॉमन है, सीक्वेंस वेरी करते हैं. दे हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दीज आर बेसिक प्रोटीन्स and these are rich in arginine and lysine amino acid. These are rich in arginine and lysine amino acid. और अगर हम इनकी कंजर्वेशन की बात करें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, these proteins remain highly conserved during the course of evolution. जिसकी लॉजिक अगर देना चाहें तो हम ये लॉजिक दे सकते हैं कि ऑल द हिस्टोन्स हैव टू इंटरेक्ट विद द बैकबोन शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डीएनए इन द सेल. और अगर हम डीएनए की कंपोजिशन देखें, आप ई प्लांट देख लें, ई प्लांट से लेके आप मेमेलियन ब्रेन सेल देख लें, डीएनए की अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेरी करती है, कंपोजिशन इज सेम, दैट इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है. And these histones, they interact with the sugar phosphate backbone. Therefore, they remain conserved over the long period of evolutionary time. If we look at the histone octamer, this is possible experimentally कि आप सेल का डीएनए जो है उसको ट्रीट करें विद नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियेसिस. अब नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियेसिस का मतलब ये है कि वो किसी जगह पर भी जाकर टारगेट कर सकते हैं. Specific nucleases can target on specific nucleotide sequences, जिनको हम restriction endonucleases कहते हैं, वो हमारे next किसी lecture में आएगा. So if we treat the DNA with the nucleases, partial जो है treatment will give us fragments which is which can be multiple of 200 base pairs. And this, if you look over here, this can be the option which you can draw by drawing that. In the center you have the histone octamer, the core. Here you have H1, and the two rounds of the DNA are made around the histone octamer. Now recall your second lecture जहाँ पे हमने बात की थी कि single stranded DNA when they are associated with
proteins, they cannot be digested or they cannot be targeted by the nucleases. So the same thing happens here when you treat the DNA with nucleases. वो DNA के segments या components जो histone protein के साथ in contact थे, they were not targeted by the nucleases and they remained intact. और ultimately जब उनको हमने further analyze किया, then we saw that each nucleosome is associated with 200 base pair long DNA molecule. और इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं तो एक न्यूक्लियोसोम और उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोसोम, इन दोनों के दरमियान जो डीएनए का सेगमेंट है इसको हम लिंकर डीएनए का नाम देते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए लिंकर डीएनए के अलावा लिंकर प्रोटीन कौन सी होती है या लिंकर हिस्टोन कौन सी होती है, द आंसर इज H1 because H1 is a protein which links the DNA with the histone octamer. अगर आप हिस्टोन 1 को रिमूव कर दें तो ये एसोसिएशन जो है ये वीक हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है जी? नहीं सर, ये H1 का बता दें दोबारा से। H1 को हम जैसे लिंकर डीएनए का आपने कॉन्सेप्ट पहले भी शायद सुना होगा, H1 is called as linker histone because of its function that it links the double-stranded two rounds of double-stranded DNA with the histone octamer. If you remove the histone 1 protein, basically you can say that you have removed the linker histone protein. Okay जी। तो इस टॉपिक में आप जो डीएनए की वेरिएबल लेंथ्स के हवाले से पढ़ेंगे, जैसे 200 बेस पेयर्स अगर लिंकर डीएनए को शामिल कर लें तो उसकी लेंथ वेरिएबल हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, 168 बेस पेयर्स हो जाती है। अगर आप लिंकर डीएनए को बिल्कुल निकाल दें और सिर्फ जो है एंड टू एंड यहाँ से इस पिक्चर में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डीएनए की राउंड की बात करें, दिस इज गोइंग टू बी 146 base pairs. So all the three terms are correct. The only difference is कि आप किस point से इसको measure कर रहे हैं। Okay, then we come to the first level of what we call it as DNA condensation. First step पे DNA got attached with the or bound with the histone octamer, और अगर हम इसमें से हिस्टोन 1 को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास अपीयरेंस आती है आपने बीड्स ऑन स्ट्रिंग की अपीयरेंस के नाम से पढ़ा हुआ है। दिस पिक्चर ओवर हियर इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द बीड्स on a string. If you see these number of beads are present which are on a string appearance giving the string appearance, and this is in the absence of H1 protein. हिस्टोन ऑक्टामेर को थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, this green and brown color, this is the double stranded DNA and the central core of the histone octamer. You can see helical structures are present over here, और हेलिकल स्ट्रक्चर्स के अलावा कुछ जो है वो टेल्स भी विजिबल हैं यहाँ पे। इनके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी ड्यूरिंग दी डीएनए जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हिस्टोन ऑक्टामेर के हवाले में से मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि इसमें जो प्रोटीन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स लाइक H2A, H2B के दो डाइमर्स होते हैं, H3, H4 के दो डाइमर्स होते हैं। अब इनकी डाइमराइजेशन कौन से टर्मिनल, कौन से एंड से होती है, तो एंड्स जो हैं सी एंड्स और कार्बोक्सिलिक एंड्स जो हैं प्रोटीन के, दे बेसिकली आर इन्वॉल्व इन डाइमर फॉर्मेशन, whereas their end terminals they are free and they are like referred as the end terminal tails over here. Besides the end terminal tails, H2A प्रोटीन जो है उसमें C terminal tail भी मौजूद होती है। So we can say that these histones they have the tail like tails which are end terminal. अब इन end terminal tails का basically function क्या है? जब भी आपने पढ़ा होगा डीएनए इंटरेक्ट्स विद द हिस्टोन्स, आपने कभी भी उसमें ये नहीं देखा होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, कौन सी टाइप की केमिकल अट्रैक्शन होती है या केमिकल बॉन्डिंग होती है।
अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं देन ये जो एसोसिएशन है एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से है। नंबर टू, ये जो टेल्स हैं, हिस्टोन टेल्स, दे बेसिकली wrap up around the double stranded DNA in such a way that they keep the DNA wound and strongly attached with the histone octameres. When we take up one histone octamere and we associate it with 200 base pairs of DNA, it makes up 0.34 nanometer. Just one second. ओके और अगर हम जो है न्यूक्लियोसोम की जो है वो डायमेंशन की बात करें, ईच न्यूक्लियोसोम इज अराउंड 10 नैनोमीटर इन साइज। और अगर हम इन इस 10 नैनोमीटर के साथ जो हमारा डीएनए एसोसिएटेड है उसके हवाले से बात करें, व्हेन वी विल ओपन दैट डीएनए एज अ स्ट्रेच्ड लीनियर मॉलिक्यूल, तो उसकी लेंथ होगी 70 नैनोमीटर। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक 70 नैनोमीटर का जो स्ट्रेच्ड डीएनए मॉलिक्यूल था उसको हमने इतना टाइटली पैक किया दैट इट्स साइज गोज टू 10 नैनोमीटर। That means the ratio of compactness or ratio of packing becomes 7 to 1, कि जो 70 नैनोमीटर में जो DNA एग्जिस्ट करता था, now that same length of DNA is present in 10 nanometer. So that is the reason we call this level of folding or this level of organization as 10 nanometer fiber. Within the cell, जब हम हिस्टोन ऑक्टामेयर की बात कर सॉरी इसकी क्रोमेटिन की बात करते हैं, तो 10 नैनोमीटर फाइबर्स आर वेरी रेयर टू फाइंड आउट। नॉर्मली जो chromatin network है that exists in the form of 30 nanometer fiber, and this is the second level of condensation which the chromatin network has. अब अगर मैं इन दो पिक्चर के ऊपर आऊँ, हमारे पास जो this is one nucleosome, this is second nucleosome, and on this side this is one nucleosome, this is second nucleosome, this is third and fourth nucleosome. When this was determined कि न्यूक्लियोसोमल कोर होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन केम कि व्हाट इज द अरेंजमेंट, कि ये जो बीड्स हैं और स्ट्रिंग्स हैं, वेदर दीज आर लाइक ऑन वन साइड and histone H1 proteins are on the other side of the molecule, or every histone octamer और nucleosome alternates, कि पहला जो है वो राइट पे है सेंट्रल एक्सिस के, दूसरा लेफ्ट पे है, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट के ऊपर। different theories were presented, but now experimentally it is believed that this is the zigzag orientation which makes up the 30 nanometer fiber. And when you look at the arrangement of nucleosome in zigzag manner, they makes up this 30 nanometer fiber, and this is how the arrangement of nucleosome looks like. And this is if this is solenoid. अब लेटरल व्यू से इतना क्लियरली पता नहीं चलता जितना आप टॉप व्यू से अगर देखें। ये सोलेनॉइड है, दिस इज द टॉप व्यू, और ये जिग जैग अरेंजमेंट है न्यूक्लियोसोम्स का, एंड दिस इज द टॉप व्यू। यू कैन सी कि कॉम्पैक्टनेस किस में ज़्यादा है, और द सेम स्पेस हैज़ मोर न्यूक्लियोसोम व्हेन इट इज जिग जैग एज कम्पेयर टू व्हेन इट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपका एक स्प्रिंग होता है कि उसकी बाउंड्री के ऊपर जो है वो राउंड राउंड वायर या मेटेलिक पार्ट होता है, सेंटर में बिल्कुल कैविटी होती है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू फिल अप दैट कैविटी इफ़ यू हैव अल्टरनेट जो जिग जैग पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोसोम, ताकि आपकी कंप्लीट उसी स्पेस में नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ज़्यादा से ज़्यादा पैक हो जाते हैं। अब अगर हम 30 नैनोमीटर जो पैटर्न है उसकी फोल्डिंग देखें, दैट हाउ मच फोल्ड इट gave the compactness, then this packaging ratio increased to like 6 folds, or we can in total say that this is now 40 fold compactness of the DNA along with the nucleosome. यहाँ तक बात क्लियर है जी? Then we will proceed further. Yes, sir.
Now once you have this 30 nanometer fiber, then this 30 nanometer fiber goes to another level of folding, और वो फोल्डिंग लेवल जो है उसके लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट जो है इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में, दिस इज़ अ प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन का। इस स्कैफोल्ड प्रोटीन को अगर आप देखें, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस इमर्ज हो रही हैं लूप लाइक फैशन में। दिस इज़ द 30 नैनोमीटर फाइबर। और अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली या कार्टून की शक्ल में ड्रॉ करूँ तो दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स, कि आपका ये 30 नैनो, ये यहाँ पे आपका स्कैफोल्ड प्रोटीन है, यहाँ से आपका 30 nanometer fiber आया and it got attached with the solenoid, then it sorry scaffold, then it went back and again it came over here, and again this kind of folding it carried out, it continues, and the length of the 30 nanometer fiber, which is now packed in relatively 80 to 100 nanometer position, is going to give you more level of condensation. अब एक क्वेश्चन आता है, how this kind of folding is maintained besides this scaffold protein. इस scaffold protein के अलावा कुछ ring shape proteins होती हैं जिनको cohesin rings कहते हैं। इस पिक्चर में आपको ग्रीन कलर में ये cohesin rings visible हैं। These cohesin rings are basically responsible to keep this kind of folding maintained, so that the chromosome folding pattern remains intact, और किसी स्टेज के ऊपर ये जो है folding pattern lose ना हो जाए। This scaffold folding gives the chromosome or the DNA chromatin in size of 80 to 100 nanometer fiber। और जब हम 80 to 100 nanometer fiber को फर्दर एनालाइज करते हैं तो जो इसको नाम दिया जा सकता है, दैट इज़ माइटोटिक क्रोमोसोम। और इस माइटोटिक क्रोमोसोम में इफ़ इट्स लेंथ इज़ 1 माइक्रोन मीटर, तो इसको जब आप अनवाइंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो इसकी टोटल लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग मॉलिक्यूल को आपने इस तरह से पैक किया दैट इट्स साइज बिकेम 1 माइक्रोन मीटर, एंड दिस इज़ अराउंड 10,000 फोल्ड ऑफ कंडेंसेशन। कि जहाँ पे 10,000 फोल्ड था उसको आपने श्रिंक करके 1 यूनिट कर दिया है। दिस पिक्चर शोज यू from double-stranded DNA up to metaphase chromosome. You can see double-stranded DNA plus histone makes up the 10 nanometer fiber in the form of alternative subunits. These alternative subunits, they pack in such a way that it makes up the 30 nanometer fiber. This 30 nanometer fiber, the central scaffold protein provides the support for its further folding, and it makes up the 80 to 100 nanometer fiber that is basically your metaphase chromosome. So the simple point, हमने पहले हिस्टोन की बात की, हिस्टोन की जो ऑक्टामेर की बात की, उसमें प्रोटीन्स का फंक्शन, देन हिस्टोन 1 का फंक्शन, उसके बाद जो है जो स्कैफोल्ड प्रोटीन का फंक्शन, एंड देन लेवल ऑफ कॉम्पैक्टनेस द मेटाफेज क्रोमोसोम अचीव्स। अब इन प्रोटीन्स के अलावा, हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा जो हैं डीएनए के साथ कुछ और प्रोटीन्स एसोसिएट होती हैं जिनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी entirely opposite in action and function as compared to histones. Histones were basic, these are acidic. When these are acidic proteins, they do attach with the DNA. They are involved in a repression of the genetic activity, and they can only attach when the histones are not present. इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लास्ट लेक्चर जो है रिकॉल कर लें कि जब हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अटैच करना था तो हिस्टोन्स को रिमूव करना था। तो हिस्टोन्स को रिमूव करने के लिए जो हमने एसिटाइलेशन की थी, जो हमने मॉडिफिकेशन की थी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दे वर बिकॉज ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर हमने एक और
जो चीज़ डिस्कस की थी दैट enhancers are brought close to the pre-initiation complex by making the loop-like conformation in the DNA. तो ये जो change है loop formation है that needs certain proteins जो कि chromosome को folding pattern दे सकती हैं. These were called as HMG और high mobility group proteins. एसिटाइलेशन के लिए जो फॉस्फोरिलेशन के लिए जो प्रोटीन्स थी दे वर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. तीन की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है. यूबिक्विटिन is a protein. These are the number of amino acids. Then HMG17, HMG1, and their interaction point. Ubiquitin is with the histone 2, interacts with the histone 2. न्यूक्लियोसोमल कोर के साथ HMG17 इंटरेक्ट करता है और जो HMG1 है वो दो जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनके दरमियान जो लिंकर डीएनए है उनके साथ इंटरेक्ट करता है. This is about chromatin and chromosomes. If you have any question, you may ask, please. सर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आपने कहा ये दो अटैच डीएनए, तो आपने कहा ये एसिडिक होती हैं और डीएनए भी तो एसिडिक ही होता है, फॉस्फेट बिल्कुल और फॉस्फेट। बिल्कुल इस तो ये एसिडिक कैसे होता है. अटैच आप होते हैं, मतलब चार्ज ही डिफरेंट होता है, नहीं मतलब सेम चार्ज आप इट इस डीएनए पे के मैं साथ। आपको वही बताने लगा हूँ. मैंने जो अटैचमेंट की बात की है ना दिस डज नॉट मीन कि वो बिल्कुल जाके डीएनए के साथ अटैच होती हैं. एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. अब एसिटाइलेशन के लिए हमने एक प्रोटीन की बात की थी हिस्टोन एसिटाइलेज एंजाइम. It is having a majority of the amino acids which gives us an acidic nature. लेकिन enzymes की एक एक्टिव साइट होती है जो कि सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करती है. सो पॉइंट टू कंसिडर जब ये आप रिपल्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है ना पॉइंट टू कंसिडर इज दैट active site is involved in a repulsion or active site is involved in offering the site for attachment of substrate. ये जो एसिडिक और बेसिक का फर्क दिया गया है ये अंडरस्टैंड करने के लिए दिया गया है दैट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोन प्रोटीन्स इन कंपोजिशन. जहाँ तक फंक्शन की बात है दे डू इंटरेक्ट विद द डीएनए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. अब डीएनए के साथ इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है अगर आपको याद है हमने जो एसिटाइलेशन की बात की थी वो डीएनए की एसिटाइलेशन की बात तो नहीं की थी कि डीएनए की एसिटाइलेशन की बात की थी. हमने एसिटाइलेशन की थी हिस्टोन प्रोटीन के जो टेल्स थे उनकी एसिटाइलेशन की बात की थी. So यस this सर। is the proteins associated with the chromosomes which are non-histone proteins. इसको इस कॉन्सेप्ट में लेके आए. Don't mix it with the proteins which are referred as transcription factors जो कि डायरेक्टली डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ओके सर। जी एनी अदर क्वेश्चन. सर वो 0.34 को किससे मल्टीप्लाई किया था तो 10 सेंटीमीटर आया था? 0.34 को एक मिनट 10 सेंटीमीटर और 10 नैनोमीटर. सर सेंटीमीटर 4 जी इंचेस. 0.34 नैनोमीटर जो है उसको अगर हम देखें एक बेस पेयर की जो लेंथ है उसका साइज जो है 0.34 नैनोमीटर है और 10 जो है बेस पेयर्स उनका जो है साइज क्या होगा 3.4 नैनोमीटर. ठीक है यस सर यस. 3.4 नैनोमीटर. और जी जब सर. हम अब बात करेंगे क्रोमोसोम की 0.3 बिलियन बेस पेयर उसमें मौजूद हैं तो आप उसका मैथमेटिकली निकाल लें कि 0.3 बिलियन इंटू 0.34 नैनोमीटर फिर उसको जो है सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें देन यू विल गेट एन आइडिया. 0.34 नैनोमीटर को हमने 0.3 बिलियन के साथ जो है ना या 300 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई किया था. 300 मिलियन में कितने जीरो होते हैं बाय द वे? 8.
300 million multiplied by 0.34. ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, इसी की कंटिन्यूटी में एक और छोटा सा टॉपिक है जो स्टार्ट में मैंने कहा था, यूक्रोमेटिन और